हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते, क्योंकि स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं इसको आगे, और आपको अच्छा लग रहा है तो मैं व्यूज ठीक आ रहे हैं तो आगे बढ़ाता हूँ इस टॉपिक को। तो देखिए, जो एग्जाम में आते हैं तो ये हम स्टडी कर रहे थे अम्ल क्षार एवं लवण। इससे पहले हम स्टडी कर रहे हैं पीएच मापक्रम की। पीएच मापक्रम, तो पीएच मापक्रम क्या होता है इसकी हमने स्टडी की थी कल। अब देखते हैं यहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे पदार्थों का जो पीएच मान रहता है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कौन कौन से पदार्थों का पीएच मापक्रम क्या है। पीएच मापक्रम, पीएच मापक्रम। तो कई हम दैनिक जीवन में काम लेते हैं ऐसी वस्तुएं या खाद्य पदार्थ जिनका पीएच मापक्रम निश्चित होता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका पीएच मापक्रम निश्चित होता है। तो इसी संदर्भ में आगे चलते हैं। हम पहले देख लेते हैं हम क्वेश्चन में अम्लीय परास। तो ये अम्लीय जो परास होती है ये आपको बता देता, ये होती है 0 से 7 तक, यानी पीएच 0 से 7 तक। उसी प्रकार से क्षारीय परास, हालांकि कल मैंने आपको समझा देता है। ये क्षारीय परास में जो होती है pH 7 से और 14 तक। यहाँ पर अधिक है, मतलब है ना 7 से अधिक, तो pH 7 से 14 तक ये कौन सी परास रहती है? क्षारीय परास। और इसमें भी देखना आप उदासीन माना जाता है। pH 7 को जो क्या माना जाता है? उदासीन माना जाता है। हम जो काम लेते हैं रोजाना, जल को जिसको पीते हैं उसका मतलब जो पीएच मापक्रम होता है क्या होता है? उदासीन। तो जल का पीएच मान ये भी कितना होता है? 7 होता है। उसी प्रकार से नंबर इसमें ले लेते हैं हम, ये शुद्ध पानी है, याद रखना, शुद्ध जल है ना, शुद्ध जल। इसके बाद देखते हैं रक्त का पीएच। रक्त का पीएच ये भी आपने देखा होगा। तो रक्त का पीएच आपने इसमें थोड़ा सा 19-20 अंतर आ सकता है, लेकिन ये फिक्स रहता है। तो ये ज़्यादातर बुक्स में आपको 7.4 मिलेगा। तो रक्त का पीएच ये निश्चित है। जैसे एनसीईआरटी जब विवाद हो जाता है ना एक दो अंतर का, जैसे किसी में आपने 7.5 का अध्ययन कर लिया रक्त का, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में यही मिलेगा। एक्यूरेट है, एनसीईआरटी बुक्स में इससे संबंधित है। लास्ट में जब परीक्षा में विवाद हो जाता है तो जो जितने भी मार्केट में पब्लिशर होते हैं बुक्स वाले, उनका नहीं मानते, नई कोचिंग का मानते वो एनसीईआरटी बुक या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स रहती है उसका माना जाता है राइट। इसके बाद में लार का पीएच। लार का पाई जाती है मुंह में, लार का पीएच। तो जो लार का जो पीएच रहता है वह अम्लीय प्रकृति का रहता है। तो लार का पीएच 6.5 माना जाता है। ये भी याद रखना। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, टाइलिन, इसको एल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। एल्फा देते हैं इधर, एल्फा
एमाइलेज भी कहा जाता है टायलिन को। तो लार में पाया जाता है ये। इसके बाद है जठर रस। जठर रस का जो पीएच रहता है, जठर रस का पीएच, क्योंकि अम्ल रहता है इसमें, तो इसका माना जाता है 1.3 से 3.5। इसका जठर रस देखिए, जठर रस में क्या होता क्या है, आमाशय, ये आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, ये जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है जठर रस। जठर रस, और जठर रस में पाए जाते हैं 2 प्रकार के पदार्थ। एक तो पाए जाते हैं एंजाइम, क्योंकि एंजाइम रहते हैं आमाशय में, तो ये अम्लीय प्रकृति में, अम्लीय माध्यम में कार्य क्रिया करते हैं। जैसे ग्रहणी के जो एंजाइम है जितने भी, वो क्षारीय माध्यम में क्रिया करते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं ये भी 3 प्रकार के, जैसे अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं, और उदासीन प्रकृति के भी रहते हैं। तो ये जो एंजाइम होते हैं जठर में कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन, हालांकि छोटे बच्चों में बनता है ये, और ये होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, ये भी अल्प मात्रा में। सबसे ज्यादा पेप्सिन पाया जाता है। हालांकि आपने स्टडी की होगी, ये निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन है ना, ये बाद में फिर ये एसीएल से क्रिया करके सक्रिय हो जाते हैं, और इधर पाया जाता है फिर एसीएल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो आमाशय में भोजन का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये एंजाइम जो है, जो भी कार्य करेंगे ना, ये इसी माध्यम में क्रिया करेंगे। कौन से वाले में, एसीएल वाले में। अब एसीएल इतना नहीं रहता, उसमें देख लो ना आप, ये एक तो हो ही नहीं सकता, एक मान तो ये रहता है न्यू 1.3 से और 3.5 तक रहता है। अगर शरीर में ज्यादा फिर अम्लीय पदार्थ बनने लगते, जैसे एसीएल बनने लग गया, तो फिर क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। या फिर हालांकि एक और सवाल है, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको हम उंगली पे ज्यादा स्पर्श नहीं करा सकते। अगर उंगली में जैसे यूं रगड़ दिया तो घाव हो जाएगा या उंगलियां काली पड़ जाएगी, यानी घाव उत्पन्न कर देता है। जल जाए, कपड़े पे डाल दिया तो वो जैसे उसमें धब्बे हो जाएंगे, तो इस टाइप से। तो ऐसा आमाशय में क्या है कि ये जो एसीएल है वो क्रिया नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि आमाशय की जो दीवारें हैं उस पर श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्लेष्मा का मोटा आवरण। तो ये एसीएल विरोधी होता है, एचसीएल विरोधी होता है, इसलिए श्लेष्मा याद रखना, श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है किसमें, आमाशय की दीवारों में, इसलिए एसीएल इस पर क्रिया नहीं कर पाता है। लेकिन आपने सुना होगा जैसे आमाशय में छाले हो जाते हैं, या हाथ में फलिस में चलते हैं, आमाशय में छाले हो जाते हैं बहुत सी बार, तो भोजन का पाचन नहीं होता, पेट दर्द करता है, जलन शीघ लगती है, तो ये सारे, तो जब आमाशय में छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उस बीमारी का क्या नाम है, अल्सर कहा जाता है उसको। पहले ये बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी, पहले इलाज नहीं होता था, कई बार तो इसको कैंसर का रूप मान लिया जाता था, इलाज नहीं होता था। आजकल इसका इलाज है, इंडोस्कोपी द्वारा ये जो घाव होते हैं ना, जैसे घाव हो गए इसमें, ये इनका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो आजकल ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाता है। तो याद रखिए, ये अवस्था कब आती है, आमाशय में छाले कब होते हैं। भले बात तो ये कि नॉर्मल तो होता है नहीं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है। ये तो श्लेष्मा के मोटे आवरण के कारण एसीएल इस पर क्रिया नहीं कर पाता है। लेकिन कभी कभी जैसे बहुत अधिक तेज मिर्ची मसाले खा रहे हैं लगातार, मतलब यूं भी नहीं 1-2 बार खा लोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, लगातार गरम मसाले युक्त या अधिक मिर्ची युक्त भोजन का सेवन किया जाता है, या फिर बहुत अधिक मात्रा में क्या लेते हैं, एल्कोहल का सेवन करते हैं, तो ये आमाशय की जो है ना, श्लेष्मा की मोटी परत ये कमजोर हो जाती है। या कुछ इस टाइप की मेडिसिन, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले ले जो शरीर
में जो हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो मेन तो यही है, एंटीबायोटिक लेते हैं लेकिन उनका प्रभाव कुछ समय तक होता है, वापस ठीक हो जाता है। मेन तो है बहुत अधिक मिर्च मसाला युक्त भोजन, और दूसरा है एल्कोहल, उसके कारण एक कमजोर परत हो जाती है और उसमें छाले हो जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? अल्सर कहा जाता है। तो देखिए, तो कहने का अर्थ है कि जो पेप्सिन सर्वाधिक कार्य करता है ये, तो एशियल ज्यादा असर नहीं कर पाता किसमें? आमाशय में, क्योंकि श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है। इसका पीएच कितना होता है? 1.3 से 3.5 के बीच में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। पित्तरस, पित्तरस का जो पीएच रहता है, पित्तरस देखा होगा आपने, कहाँ पर होता है, कहाँ पर बनता है? यहाँ पर ये देखिए इधर, ये क्या होता है? लीवर यानी यकृत। यहाँ से ये एक सपित्र वाहिनी निकलती है, ये यहाँ पर आकर के अग्नाशय में मिलती है। आगे बताएंगे, पहले इसमें देखते हैं। तो यकृत जो होता है उसमें क्या पाई जाती है? यकृत कोशिकाएं। तो ये यकृत कोशिकाएं क्या करती है? पित्तरस स्रावित करती है। और ये पित्तरस स्रावित होकर के कहाँ पर आता है? यहाँ पर ग्रहणी में आता है। ये ग्रहणी में, यहाँ स्फिंक्टर ओडाई नाम का एक कपाट रहता है ये। तो ये यहाँ पर क्या है? ये अग्नाशय, आमाशय के नीचे पत्तेनुमा आकृति का अग्नाशय पाया जाता है ये। तो इधर से नीचे से ग्रहणी है ये। आमाशय के बाद जो लगभग 1 फीट लंबी जो संरचना होती है ना, यानी अग्रांत्र जो होती है ना, उसका भाग है ग्रहणी। तो इस ग्रहणी में भोजन का पाचन कौन से माध्यम होता है? सारे माध्यम होता है ये। तो ये जो पित्तरस है वो यहाँ पर स्रावित होकर के पहले कहाँ पर आता है? ग्रहणी में आता है। और ग्रहणी में, क्योंकि आमाशय से जो भोजन आया था ना, उसका माध्यम कौन सा था? अम्लीय, अम्ल में सना हुआ था। लेकिन वो यहाँ आने के बाद उसमें क्या मिल जाते हैं? सारे पदार्थ, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ऐसे सारे पदार्थ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा माध्यम? और पित्तरस है, इसमें ये भी ये सब पदार्थ पाए जाते हैं ये। इसके अलावा काफी मात्रा में जो होते हैं लवण पाए जाते हैं। तो उसके कारण जो भोजन का माध्यम है ग्रहणी में क्या हो जाता है? ये क्षारीय हो जाता है। फिर जाकर के जो अग्नाशय के द्वारा जो स्रावित होंगे ना एंजाइम, वो क्या करेंगे? यहाँ पर इस भोजन का पाचन करेंगे। तो ग्रहणी में भोजन के पाचन का माध्यम क्या होता है? क्षारीय होता है। जबकि आमाशय में क्या होता है? अम्लीय। आमाशय में अम्लीय किसके कारण? एसीएल के कारण। ये मैंने बताया था, जठर ग्रंथि क्या होती है? जठर स्रावित होता है। जठरस में 2 प्रकार के पदार्थ, एंजाइम और एसीएल। एंजाइम ये पाए जाते हैं, और जो ये रहता है ना एसीएल, इसमें ये होता है। तो ये क्या करता है? भोजन जो बहुत ज्यादा जटिल भोजन है उनको गलाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से फिक्स हो गया। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं जठर मलरस का तो गया, पित्तरस का पीएच 7.7 होता है। तो आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। अब है अग्नाशय, क्योंकि पित्तरस की स्टडी कर ली हमने। पित्तरस का 7.7 इसका पीएच रहता है। अब है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में लगभग 12-13 एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें से मुख्यतः क्या है? ट्रिप्सिन है, एमाइलेज, लाइपेज। सबसे ज्यादा कौन सा इसमें काम करता है? ट्रिप्सिन काम करता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। कौन से में? सारे माध्यम में। तो देखते हैं यहाँ पर अग्नाशय रस का पीएच। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस का पीएच। तो ये अग्नाशय रस का पीएच होता है 8.2 से 8.5, 8.2 से 8.5 होता है। इसके बाद में मूत्र का पीएच, मूत्र का पीएच
क्योंकि मूत्र क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का, इसलिए इसका होता है 6.0। किसके कारण, यूरिक एसिड के कारण। क्योंकि मूत्र में क्या पाया जाता है, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिनोल, ऐसे कई प्रकार के और पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद में रक्त। रक्त का अलग आगे गया था, फिर भी देख लेते हैं। रक्त के समान ही आंसू जो नेत्र द्वारा स्रावित होते हैं ना, वो रक्त व आंसू। रक्त का तो हो गया, रक्त का बताया जैसे 7.4। आंसू जो नेत्रों द्वारा स्रावित होता है ना, जो द्रव आंसू, उनका भी, उनका आंसुओं का pH रक्त के समान होता है, तो ये 7.4 होता है। अब एक खाद्य पदार्थों में नींबू। नींबू का pH, नींबू के रस का pH 2 से 2.4 होता है। जैसे आपने देखा होगा नींबू की शिकंजी पीते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा जूस पीने जाते हैं मार्केट में, तो जैसे पाइनएप्पल का पी लिया, पपीता का, एप्पल का, सबका जूस पीते हैं, यहाँ तक मौसमी का पीते हैं, और जो होती है ना ऑरेंज, नारंगी, उसका भी जूस पीते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि नींबू के रस का जूस पिया हो? देख लो, गौर करके देखो, नींबू के रस का किसी ने अगर जूस पिया हो तो, क्योंकि पी नहीं सकता, सबका पी सकता है। देखो सब में क्या होता है, जबकि साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड होता है किसमें, नींबू में, संतरा में, मौसमी में, लेकिन नींबू में ज्यादा मात्रा में साइट्रिक एसिड होता है, और इसका जो पीएच क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसका सेवन लिमिटेड। जब शिकंजी बनाते हैं पानी में, तो मुश्किल से मतलब ये एक व्यक्ति ज्यादातर 2 या 3 नींबू तक ही सीमित रहता है, जबकि शिकंजी जब बनाते हैं ना, तो 5 व्यक्तियों के लिए बनाए तो 8-10 नींबू डाल देंगे, तो एवरेज कम हुआ ना। तो एक व्यक्ति ज्यादा 1 या 2 नींबू का ही रस खा सकता है। अगर उसने ज्यादा खा लिया तो एसिडिटी हो जाएगी, इसलिए इसका इंडिविजुअल रूप से जूस नहीं पिया जा सकता है नींबू का। कारण, क्योंकि इसमें जो अम्ल होता है ना, उसका पीएच, जबकि जो संतरा रहती है, संतरा में साइट्रिक एसिड, इसमें भी साइट्रिक एसिड है, लेकिन अंतर आ गया उसमें, संतरा में इसमें, क्योंकि इसमें जो है ना विटामिन सी युक्त जो पदार्थ है, एस्केरिक एसिड, साइट्रिक एसिड के साथ एस्केरिक एसिड की मात्रा में, मतलब इसमें क्या है, वृद्धि होती है, उसमें ज़्यादा रहती है, इसलिए नींबू के रस का जूस नहीं पिया जा सकता है। इसके बाद चलते हैं टमाटर। टमाटर जिसको हम रोजाना खाते हैं, विटामिन सी का स्रोत होता है, तो ये होता है टमाटर का पीएच 4.5 होता है, इसलिए इसको खाया जा सकता है। सिरका यानी एसिटिक जो एसिड होता है, उसका पीएच 3 होता है, 3। तो इस प्रकार से ये विभिन्न पदार्थों के पीएच थे, जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं ये। तो आज ये पीएच का समाप्त हो गया, और कल हम स्टडी करेंगे अम्ल की। देखते हैं ज़्यादा व्यूज आ गए तो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ये सब जो है वीडियो में सेकंड ग्रेड टीचर है, यहाँ तक फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, रीट में आते हैं, ये इसमें से क्वेश्चन तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और आप भी कोशिश ये करो कि जैसे है ना, मतलब ये जो मैं देखता हूँ पहले कि भाई इसमें मान लो जैसे 10-12 व्यूज आगे के लगे, तो क्या मतलब फ़ायदा इसे फटाने से फिर आगे और कोई दूसरा, भाई स्टडी तो चलेगी, लेकिन मैं ये देख लेता हूँ कि किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वही टॉपिक लेता हूँ मैं। तो ये आपको अच्छा लगा और अच्छे व्यूज आएंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे। अम्लीय सारे 3 प्रकार के, अभी तो अम्ल, क्षार और लवण, और ये सब जो है ना सिलेबस में दे रखे हैं, बाकी कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।